हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मनलोई एबीसी स्टडी ऐप के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, मैट्रिक्स या मैट्राइसेस। ठीक है, तो बेटा मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ ये बता दूं कि मैट्रिक्स या मैट्राइसेस को आव्यूह कहा जाता है। हिंदी में इसे आव्यूह कहा जाता है और कुछ लोग इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हम लोग भी इसे मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम जब भी मैट्राइसेस की बात करेंगे तो उसे मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखिए, मैट्रिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा which is arranged in horizontal and vertical line, and we put this horizontal and vertical line within square bracket। ठीक है, तो बेटा जैसे हमने डेफिनेशन देखी, तो डेफिनेशन में क्या है, मैट्रिक्स एक समान डेटा का कलेक्शन होता है और जिसे हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में अरेंज करके लिखते हैं। उस डेटा को हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में अरेंज करके लिखते हैं और उन लाइंस को हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के पैटर्न को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। अब बात करें हम, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। यहाँ पर जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं या लिखते हैं उसको रो कहा जाता है। ठीक है, एंड जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कॉलम कहा जाता है। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABXY ETC। मतलब मैट्रिक्स को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लाइक कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल X, कैपिटल Y। ठीक है, एग्जाम्पल से हम मैट्रिक्स को समझते हैं। मान लीजिए बेटा, यहाँ पर कोई दो स्टूडेंट्स है, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है। उनके पास कुछ वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं की यहाँ पर आपको संख्या दी गई है। जैसे राम के पास 2 पेन, 3 पेंसिल और 4 बुक्स हैं। ठीक है, वैसे ही श्याम के पास 1 पेन, 2 पेंसिल एंड 3 बुक्स हैं। ठीक है, अब यदि इससे ज़्यादा और स्टूडेंट्स होते तो हम इसी टाइप से उनके पास जो जो वस्तुएं हैं उनको लिखते जाते। लेकिन यदि हम इन वस्तुओं को एक पैटर्न में लिखें तो देखो किस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा राम और यहाँ पर लिख दिया मैंने पेन, यहाँ पर पेंसिल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पेंसिल के बाद में बुक। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा। अब राम के पास कितनी पेन है, राम के पास 2 पेन है, पेंसिल कितनी, 3 पेंसिल, बुक कितनी है, 4 बुक। ठीक है, और श्याम के पास कितनी पेन है, पेंसिल कितनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया था इससे अलग, इससे डिफरेंट चीज़ यहाँ पर हमने लिख दी। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो वस्तुएं थी उनको एक ही बार लिखा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स के नेम थे उनको हमने एक लाइन में, एक कॉलम में अरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, अब इस पैटर्न को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूँ, इस पैटर्न को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दूँ। ठीक है, 2 3 4 1 2 3। तो ये पैटर्न आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसी टाइप से यदि इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर होते तो उनके पास जितनी वस्तुएं होती उनको भी हम इस मैट्रिक्स में राइट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि जो आपको डेटा दिया था उसको आपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो मैट्रिक्स आपको यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके पास जो भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा है उसको सिंपल फॉर्म में अरेंज कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है,
तो उसको देखेंगे हम। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो बेटा अब हम बात करें रो एंड कॉलम की। तो हमने डेफिनेशन में देखा है कि मैट्रिक्स के डेटा को हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में अरेंज करते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाती है, वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिख रहा है आपको, इसमें मैं बात करूँ तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इट मीन्स इसको हम रो कहेंगे। ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम सेकेंड रो कहेंगे। और रो को बेटा हमेशा मैट्रिक्स में R1, यदि फर्स्ट रो हो तो R1, सेकेंड रो हो तो R2 से डिफाइन करेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर वर्टिकल लाइन दिख रही है हमें, यहाँ पर दो टाइप की वर्टिकल लाइन है, इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम, और C1 C2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बात करें हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर दिख रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मीन्स इस मैट्रिक्स में जितनी रो हैं उनका नंबर बाय जितने कॉलम हैं उनका नंबर। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल जाएगा। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू, कैपिटल ए यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, हमारे को जो मैट्रिक्स दिया है उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स में बताइए बेटा कितनी रो है, नंबर ऑफ रो कितनी, 1 और 2। तो यहाँ पर मैं राइट कर दूँ। ठीक है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो कॉलम 1 और 2 वो यहाँ पर राइट कर दूँ। तो ये जो वैल्यू आपको मिली है 2 क्रॉस 2, ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। सिंपल आपको करना क्या है, नंबर ऑफ रो फाइंड करना है, उस मैट्रिक्स में कितनी रो है, बाय इट मीन्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है और राइट कर देना है। तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड कर लूँ तो हमको क्या मिलेगा, 4। ठीक है, और ये जो 4 मिला है ये उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है उनको बताएगा। ठीक है, यदि आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है और आपने उसका मल्टीप्लाई फाइंड करके लिख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसके राइट हैंड साइड पर बेस में उसका ऑर्डर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी मैट्रिक्स देखें तो उसके राइट हैंड साइड पर बेस में उसका ऑर्डर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखें, जैसे मैंने बोला कि यदि ऑर्डर का हमने मल्टीप्लाई निकाल लिया तो जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा वो उसमें उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या बताता है। ठीक है, वैसे यदि आपको बोल दिया जाए कि किसी मैट्रिक्स में 8 या 10 एलिमेंट्स हैं तो आप लोग उस नंबर का फैक्टर निकाल के उसमें उसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है आपको एक एग्जांपल दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, उसमें मैंने आपको जो बताया वही फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर बोला है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, और यदि इसमें 5 एलिमेंट्स हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने अभी आपको यही चीज़ बताई कि यदि आपके पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है और आपने उसका मल्टीप्लाई फाइंड कर लिया तो हम क्या कहेंगे कि उस मैट्रिक्स में उतने एलिमेंट हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आपको उल्टा दिया है, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है वो चीज़ दी है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स दिए हैं वो मैं यहाँ पर राइट कर दूँ। एलिमेंट्स जो आपको दिए हैं मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 8। अब यदि मैं इस 8 के फैक्टर निकाल लूँ, ठीक है, इस 8 के फैक्टर निकाल लूँ तो यहाँ पर हमें पॉसिबल ऑर्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ फैक्टर ऑफ 8 इक्वल टू क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 8 हो सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको पेयर वाइज अरेंज कर दूँ। तो यहाँ से इसके हम क्या क्या पेयर बना सकते हैं, हमें ऐसे पेयर में अरेंज करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 मिल जाए। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे पेयर वाइज अरेंज करूँ तो कितने पेयर बना सकता हूँ, 1 8 एंड 2 4।
ठीक है। इसके अलावा हम इनका ऑर्डर चेंज करके भी पेयर बना सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे। एक तो बनेगा आपका 1 क्रॉस 8, ठीक है। दूसरा बन जाएगा, इसी का ऑर्डर चेंज कर दूँ तो 8 क्रॉस 1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो जो ऑर्डर चेंज किया तो वैल्यू तो, संख्याएं तो वही है, नंबर्स वही, लेकिन बेटा आप लोग ध्यान रखें कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हमने कैसे डिफाइन किया था। हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पर नंबर ऑफ रो ही आएगा एंड सेकंड पोजीशन पर हमेशा नंबर ऑफ कॉलम ही आएगा, ठीक है। यदि आप उन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपके मैट्रिक्स की रो की का नंबर भी चेंज हो जाएगा, कॉलम का नंबर भी चेंज हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हम इन दोनों को सेम चीज़ नहीं बता सकते। यहाँ पर नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 8 है, यहाँ पर नंबर ऑफ रो 8 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, ठीक है। वैसे ही इस पेयर का यूज़ करूँ मैं तो यहाँ पर हमें ऑर्डर मिलेगा 2/4 देन अगेन 4/2, ठीक है। तो यदि किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो उसमें पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, उसका पॉसिबल ऑर्डर होगा उसका 1/8, 8/1, 2/4, 4/2, ठीक है। वैसे ही यदि बोला जाए कि यदि उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 5 है, ठीक है, तो 5 के फैक्टर निकाल लो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। तो फैक्टर ऑफ 5 आपको मिलेगा केवल 1 and 5, ठीक है। 1 and 5 मिलेगा। इट मीन्स उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/5 या 5/1, ठीक है। तो यही आपका आंसर रहेगा। यदि किसी मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है तो हम उसका पॉसिबल ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है, आगे आपको दिया है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में अलग अलग पोजीशन पर एक जैसे ही एलिमेंट आ गए तो आप लोगों से पूछा जाए, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इसमें यदि मैं बोलूँ कि 3 की पोजीशन बताइए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से 3 की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स पता होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिख रहा है। किसी भी एलिमेंट की यूनिक पोजीशन के लिए हमें उसका रोज नंबर एंड कॉलम नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, इस एग्जांपल में बात करूँ तो 3 की पोजीशन ऑफ पहले हम 1 की बात करें। पोजीशन ऑफ 1, तो पोजीशन ऑफ 1, तो 1 को हम चेक करेंगे कि कौन सी रो में आ रहा है, तो यहाँ पर मिलेगा 1 मिल रहा है हमको फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में है तो 1 मिल रहा है हमें फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ 1, और इसको मैं एक वेरिएबल से डिफाइन कर दूँ तो ये हो जाएगा A11, ठीक है। पोजीशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा A11। इसी टाइप से पोजीशन ऑफ यदि मैं 5 की बात करूँ तो 5 कौन से रो में आ रहा है, तो देखो यहाँ पे सेकंड रो में आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड, कॉमा फर्स्ट कॉलम में आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी A21, ठीक है। वैसे ही अब बाकी के जो 2 एलिमेंट बचे हैं जो सेम एलिमेंट है उनकी पोजीशन की बात करें, एलिमेंट सेम है बेटा लेकिन उनकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन उनकी डिफरेंस होगी। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट जो 3 दिख रहा है उसकी पोजीशन बता देता हूँ। इसकी पोजीशन होगी पोजीशन ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पर मैं किस 3 की बात कर रहा हूँ, इस 3 की बात कर रहा हूँ, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, तो इसकी पोजीशन होगी जिस रो में आ रहा है उसका नंबर, जिस कॉलम में आ रहा है उसका नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन हो जाएगी A12, ठीक है। वैसे ही यदि हम सेकंड वाले 3 की बात करें, इस 3 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन ऑफ 3 इक्वल टू, अब उसकी रो की बात करें तो सेकंड रो है, कॉलम की बात करें सेकंड कॉलम है, तो उसकी पोजीशन हो जाएगी A22, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कि हमारे पास अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं,
तो उनकी पोजीशन कैसे फाइंड की जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स A इक्वल टू, अब इसमें अलग अलग एलिमेंट है, मान लीजिए A11, A12, ठीक है, A13, इस टाइप से ये एलिमेंट लिखते जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में m नंबर का आपको एलिमेंट मिल जाएगा, n नंबर का एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर सेकेंड रो ले लूँ मैं, उसके बाद में इसको आगे बढ़ाते जाऊँ, ठीक है, तो वापस आपको मिलेगा यहाँ पर A2n। वैसे ही लास्ट में इधर भी हम बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर m नंबर की रो ले ली मैंने, ठीक है, m नंबर की रो ले ली, उसमें एलिमेंट लिख दिया, लास्ट में यहाँ पर m इंटू n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का। और अब यहाँ पर बात की जाए रो की, तो देखो बेटा ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, वैसे ही ये कौन से नंबर की रो हो गई, m नंबर की, तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा, m। वैसे ही बात करें कॉलम की, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, वैसे ये n नंबर का कॉलम है तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, n, ठीक है। अब बात करें इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू, तो m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में राइट करें तो मैं यहाँ पर A इक्वल टू सारे वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज कर दूँ A, देन जितने भी रो हैं उनको मैं I से डिफ़ाइन कर दूँ, जितने भी कॉलम हैं उसको मैं J से डिफ़ाइन कर दूँ। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेयर I इक्वल टू 1 2 अप टू m एंड J इक्वल टू 1 2 अप टू n, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप लोग I की वैल्यू पुट करते जाएं तो आपको ये मैट्रिक्स मिलते जाएगा, I और J की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास मिलते जाएगा, ठीक है। आगे बात करें हम, देखो हमको एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में आपको जो मैंने मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म बताया था वही दिया है, और I और J की वैल्यू आपको रखते जाना है और उस मैट्रिक्स को बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन समझे बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है हमें कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। देन A इक्वल टू हमें दे दिया गया है Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एक कंडीशन दी है जिससे आपको उसके एलिमेंट्स फाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, उसने पहले ही बोल दिया है कि एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मैं डायरेक्टली उसको बना लेता हूँ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया A इक्वल टू A11 A12 A21 एंड A22, ठीक है। अब बेटा जो कंडीशन दी है, ये जो कंडीशन दी है इसमें मैं वैल्यू पुट करके I और J की वैल्यू पुट करके A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू फाइंड कर लूँगा और यहाँ पे पुट कर दूँगा, तो जो हमको मैट्रिक्स फाइंड करना था वो मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ I इक्वल टू 1। पहले हम क्या करेंगे, I की वैल्यू को फिक्स कर लेंगे, देन J की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया I इक्वल टू 1 कॉमा J इक्वल टू भी 1, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर जो कंडीशन दी है यहाँ पर पुट कर दूँगा, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1। अब यहाँ पे पुट करें हम तो हमें मिलेगा I की जगह पर 1 माइनस 2 इंटू J की जगह पर 1, ठीक है, देन इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर देखो क्या होगा, A11 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 2, देन अपॉन 2, देन उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर A11 इक्वल टू 1 माइनस 2, तो हमें ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, -1, ठीक है, अपॉन 2, देन इसका स्क्वायर। फिर A11 यहाँ पर इसका बेटा -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ये हमें मिल चुका है A11, ठीक है। हमने A11 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बेटा हम I की वैल्यू सेम रखेंगे, देन J की वैल्यू चेंज करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ I इक्वल टू 1 J इक्वल टू
2, ठीक है। यहाँ पर मैंने जे की वैल्यू चेंज कर दिए। अब जो हमें कंडीशन दी है वहाँ पर मैं पुट कर दूंगा i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2, ठीक है। तो पुट करते हैं बेटा। यहाँ पर मैंने पुट किया i इक्वल टू अगेन 1 देन j इक्वल टू 2। अब वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस j 2 इंटू j की वैल्यू 2, ठीक है, देन उसका स्क्वायर अपॉन 2। फिर सॉल्व करेंगे इसको तो a12 इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू 2 4 अपॉन 2, ठीक है, और इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना मिलेगा हमें, 1 माइनस 4 मिल जाएगा -3 देन उसका स्क्वायर अपॉन 2। फिर -3 का स्क्वायर 9 बाय यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी 2 आएगा, ठीक है, 9/2। अभी हमने क्या किया था, i की वैल्यू फिक्स की थी, j की वैल्यू चेंज की थी। अब वापस क्या करो, i की वैल्यू फिर से चेंज कर दो और j की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में चेंज करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर बेटा हमें a12 मिल चुका है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर i की वैल्यू, अब हम चेंज कर देंगे 2 देन j की वैल्यू फिर हम लेंगे 1। फिर से कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, अब हमें मिलेगा a21, ठीक है, इक्वल टू i की वैल्यू हमने क्या पुट की 2 माइनस 2 इंटू अब j की वैल्यू है 1, ठीक है, देन उसका स्क्वायर अपॉन 2। फिर क्या होगा a21 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 2 देन उसका स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ब्रैकेट में मिलेगा बेटा 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 अपॉन 2 देन वैल्यू मिल जाएगी हमें a21 की वैल्यू मिल जाएगी 0, ठीक है। हमने क्या किया है, a11 निकाल लिया, a12 भी निकाल लिया है और a21 भी निकाल लिया है। लास्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी, a22 की। तो अब फिर मैं क्या करूँ, i की वैल्यू में क्या पुट करूँ, i की वैल्यू फिर वापस 2, j की वैल्यू फिर 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे i की वैल्यू 2, j की वैल्यू भी 2 पुट करेंगे। कंडीशन दी है हमें, यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा i की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू j की वैल्यू 2 देन इसका स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे बेटा इसको तो 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 4 देन उसका स्क्वायर अपॉन 2 कितना होगा, यहाँ पर मिलेगा आपको -2 देन उसका स्क्वायर अपॉन 2। अगेन a22 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4/2, 2 से ये 2 टाइम कैंसल, क्या मिला हमें 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, a22 भी निकाल लिया है, a22 भी मिल चुका है हमें, ठीक है। हमने a11, a12, a21 एंड a22 निकाल लिया है। अब जो हमने स्टार्टिंग में मैट्रिक्स माना था, जो स्टार्टिंग में मैट्रिक्स लिया था, वहाँ पर हम क्या करें, सारी वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है। तो जो हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था वो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, मैट्रिक्स में a11 की वैल्यू क्या मिली है, a11 की वैल्यू है 1/2, ठीक है, 1/2 a12 की वैल्यू है 9/2 पुट कर दूँ मैं यहाँ पर, देन a21 की वैल्यू 0 एंड 22 की वैल्यू 2, ठीक है। तो जो हमें मैट्रिक्स मिला है, जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था, वो मैट्रिक्स मिल चुका है, ठीक है। बेटा आप लोग मेरे साथ में चाहे तो अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, जैसे मैं स्क्रीन पर करवा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ अपनी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं कॉपी करते हुए, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। आगे हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है। हम अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे और उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली 1 रो, ऐसा मैट्रिक्स जो केवल एक ही रो को कंटेन करता हो। रो
ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें केवल क्या है, एक ही रो है, ठीक है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो एक ही होगी, उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद में सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जो केवल कॉलम को ही कंटेन करता हो, कॉलम एक ही कॉलम को रखता हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद में है आपका जीरो मैट्रिक्स। तो बेटा जीरो मैट्रिक्स की यहाँ पर डेफिनेशन है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, मतलब किसी मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब आपको कहीं पर ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, या फिर उसे बेटा हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, उसे हम नल मैट्रिक्स भी कहेंगे। देन जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ओ। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि किसी क्वेश्चन में कैपिटल लेटर में ओ लिखा है, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में किसी क्वेश्चन में कैपिटल लेटर में ओ लिखा है, तो वहाँ पर आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स यूज़ करना है, ठीक है। मतलब अ जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ओ, मतलब जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर ओ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ कि यदि किसी मैट्रिक्स में या किसी क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दिए हैं, ठीक है, तो उनके ऑर्डर के हिसाब से आपको मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स यूज़ करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 3/3 ऑर्डर का कोई सा मैट्रिक्स दिया है, तो वहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3/3 ऑर्डर का हो जाएगा। यहाँ पर जैसे उसने एग्जांपल दिया है O इक्वल टू 0 0 0 0, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2/2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम देखेंगे तो यहाँ पर है मैट्रिक्स विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जो इक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम को कंटेन करता हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर बात करूँ तो 3 रो है, R1 R2 एंड R3। कॉलम की बात करें तो 3 कॉलम है, ठीक है, 1 2 एंड 3। इट मीन्स 3/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स बेटा आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझने से पहले मैं आप लोगों को डायगोनल बता देता हूँ कि डायगोनल क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाए तो यदि आपने स्क्वायर का शेप देखा हो तो आपको शेप बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्क्वायर का शेप बना रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया तो इसका डायगोनल आप लोगों को पता होता है क्या होता है। यदि मैं इसके दो अपोजिट साइड के, ठीक है, अपोजिट साइड के वर्टेक्स को मिला दूँ तो इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर यदि आपके पास कोई सा मैट्रिक्स है और जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, इसके इस एलिमेंट से लेकर मैं इस एलिमेंट तक एक लाइन ड्रॉ करूँ तो उस लाइन पर जो एलिमेंट्स आते हैं वो उस मैट्रिक्स का डायगोनल कहलाता है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आप बात करें हम डायगोनल की, जैसे हमने बात करी तो स्क्वायर में ही हमें डायगोनल मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में उसने क्लियरली आपको बोल दिया है कि इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमें डायगोनल मिलेगा, ठीक है। तो किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नॉन डायगोनल आर जीरो, मतलब जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को छोड़कर यदि हम बात करें तो वो सारे नॉन डायगोनल कहलाएंगे। वो एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल। मतलब मान लीजिए ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें मैंने डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर एक डायगोनल मैंने बता दिया आपको
कि 513 क्या है, इस मैट्रिक्स के डायगोनल पर आ रहे हैं। ये 513 इस मैट्रिक्स का डायगोनल है, सॉरी 519 इस मैट्रिक्स का डायगोनल है। तो बाकी सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नॉन डायगोनल आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो यदि सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, ठीक है, then such a square matrix is called a diagonal matrix। उस टाइम पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगला है बेटा यूनिट और आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखनी है। तो उसने बोला है अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पर उसने यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन में डायगोनल मैट्रिक्स यूज़ किया है और डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स यूज़ किया है। अल्टीमेटली यूनिट मैट्रिक्स भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन उसने बोला है अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n उस डायगोनल्स एलिमेंट्स इज यूनिट। यहाँ पर उसने बोला है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, यूनिट हो, यूनिट मीन्स वन हो, इज कॉल्ड अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तब हम उसे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे ऑर्डर n का, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाय in और उसे हम in से डिनोट करेंगे। n यहाँ पर उस मैट्रिक्स की ऑर्डर बता रहा है, i यहाँ पर ये शो कर रहा है कि वो जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पर I3 लिखा है, इट मीन्स जो मैट्रिक्स है वो 3×3 ऑर्डर का है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3×3। देन जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आपको दिख रहा है उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हैं, 1 1 1। देन सारे बाकी के बचे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 0 0, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि क्वेश्चन में मैट्रिक्स आपको 2×2 ऑर्डर का दिया है तो वहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय डिफ़ॉल्ट 2×2 का यूज़ करेंगे। यदि मैट्रिक्स आपको 3×3 ऑर्डर का दिया है तो वहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3×3 का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे दिया है आपको इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी मैट्रिक्स की इक्विलिटी कैसे चेक की जाती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर दिया है टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यदि उसने पहले ही बोल के रखा है टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल, यदि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों तब वह इक्वल होंगे। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई से भी दो मैट्रिक्स दिए हैं यदि वो सेम ऑर्डर के हैं तब हम उसके आगे इक्वलिटी की बात करेंगे। यदि सेम ऑर्डर नहीं है तो हम उसकी इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यदि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं तो हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी। देन सेकेंड मैट्रिक्स है बी, यहाँ पर एलिमेंट ले लिए एक्स वाई जेड एंड यू, ठीक है। यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स ले लिए ए एंड बी। अब इसका यदि ऑर्डर देखा जाए तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है, 2×2 देन 2×2। अब हम कहें कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, इक्वल है, तो इक्वल होने के लिए आपको कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। अब बात करें हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस रो में, यहाँ पर यदि फर्स्ट रो की यदि पहला मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो की बात की जाए और उसके फर्स्ट एलिमेंट की बात की जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट पोजीशन का ही एलिमेंट उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा। या फिर हम कहें कि यदि मैं इस रो को उठाकर यहाँ पे रखूँ तो ये रो जिन एलिमेंट्स को कवर करेगी वो एलिमेंट्स इस रो के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे कब, जब यदि a = x हो जाए, b = y हो जाए,
C इक्वल टू जेड हो जाए और D इक्वल टू यू हो जाए, ठीक है। यदि ये चारों एलिमेंट्स आपस में इक्वल टू हो जाए तो हम कहेंगे A इक्वल टू B, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो आप लोग ये कंडीशन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यदि बोला जाए कि आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो हम डायरेक्ट ये वाली कंडीशन बता सकते हैं। मतलब यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हम, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया है इफ़ एक मैट्रिक्स दिया है यहाँ पर इक्वल टू है दूसरे मैट्रिक्स के, देन फाइंड A B C एंड D। आपको दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल टू दिए, मतलब यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है A B C D की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। तो गिवन जो आपको है उसके हिसाब से यूजिंग, आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम कह सकते हैं 2A प्लस B इक्वल टू 4। क्यों होगा? क्योंकि आपको ऑलरेडी दो मैट्रिक्स इक्वल टू दिए हैं, तो हम कहेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट कर सकता हूँ 2A प्लस B इक्वल टू 4। इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूँ फर्स्ट। अगेन यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ A माइनस 2B इक्वल टू -3, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन 5C माइनस D इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर थर्ड। और लास्ट है 4C प्लस 3D इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्या करें, हमारे पास जो इक्वेशन मिली है 1 2 3 4, तो हम उसको सॉल्व करके A B C D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें पहली दो इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की, तो उनमें जो वेरिएबल है ए बी दोनों में वेरिएबल जो है सेम है। इट मीन्स यहाँ पर हम हमारी 10th वाली मेथड, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आप किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेक करते हैं और उनको सेम करके प्लस या माइनस करके उन इक्वेशंस को एक एलिमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड में, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगी, 2A माइनस 4B इक्वल टू -6। इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको बना लिया इक्वेशन नंबर 5। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 5 को। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फर्स्ट माइनस 5, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2A प्लस B इक्वल टू 4, देन 5 इक्वेशन नंबर है 2A माइनस 4B इक्वल टू -6। अब माइनस कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा, आप 2A से 2A को कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, B 4B मतलब 5B इक्वल टू 4 प्लस 6 10, देन B इक्वल टू हो जाएगा 10/5, 5 से 2 टाइम कैंसल, B इक्वल टू मिला हमें 2, ठीक है। B की वैल्यू क्या मिली, 2। अब क्या करें, हम B की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं B की वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या मिलेगा,
तो हमें वहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी 2a प्लस b की जगह पर रख दूँ मैं 2 इक्वल टू 4, देन 2a इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा, 2 को उस साइड ले जाएंगे, देन 2a इक्वल टू होगा 2, तो a इक्वल टू मिल जाएगा हमें, a इक्वल टू मिल जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो a इक्वल टू मिला हमें 1। ठीक है, हमने क्या किया, a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके सी और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड में है 5c माइनस डी इक्वल टू 11, देन फोर्थ में है 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन नंबर फोर्थ में, इक्वेशन नंबर फोर्थ में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 से, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 4। ठीक है, और इक्वेशन 4 में 3 से थर्ड में होगा, इक्वेशन थर्ड। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हो जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल टू 33। ठीक है, यहाँ पर मैंने थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है और उससे दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 6। अब मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 4 और 6 को प्लस कर दूँ। यहाँ पे मैं 4 और 6 को प्लस कर रहा हूँ, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, देन सिक्स्थ इक्वेशन है 15c माइनस 3d इक्वल टू 33। प्लस कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3d से 3d कैंसल। ठीक है, अब बचा क्या, 4c प्लस 15c 19c इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 7 देन 5, c इक्वल टू हो जाएगा 57/19, 19 से 3 टाइम कैंसल 57, तो c इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें मिल चुका है यहाँ पर c की वैल्यू को मैं पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट कर सकते हैं, 3 में भी पुट कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी इच्छा हो वहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड ले लीजिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैं c की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, 5 इंटू c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर c की वैल्यू है 5 इंटू 3 माइनस d इक्वल टू 11। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 15 माइनस d इक्वल टू 11, 15 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस d इक्वल टू 11 माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको माइनस d इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसल, तो हमें मिलेगा d इक्वल टू 4। ठीक है, और d इक्वल टू 4 मिला तो हमें d की वैल्यू मिल चुकी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, और फाइनली हमने a, b, c और d की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, आगे दिया है आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पर उसको समझेंगे हम। तो उसकी डेफिनेशन दी है आपको, इफ़ वी हैव अ स्केलर वैल्यू x इक्वल टू 3। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू उसने समझाया है कि यदि मान लीजिए आपके पास एक स्केलर वैल्यू x इक्वल टू 3 दी है एंड मैट्रिक्स दिया है a इक्वल टू 4 माइनस 3 1 5, यहाँ पर हमें एक स्केलर वैल्यू 3 दी है और एक मैट्रिक्स दिया है, देन देयर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज xa इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ xa 3 इंटू जो मैट्रिक्स दिया है वो मैट्रिक्स आ जाएगा 4 माइनस 3 1 एंड 5। ठीक है,
इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो आपके पास मान लीजिए एक स्केलर क्वांटिटी है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे उसको राइट कर देंगे, देन स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ में कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, x से हमें क्या मिलेगा, x से मिलेगा हमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ में, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -9, देन यहाँ पर 3 और यहाँ पर 15, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वैसे इसी तरीके से आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दिया है आगे आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखना है मैट्रिक्स का, तो कैसे होगा। तो बेटा यदि एडिशन की बात की जाए या सब्सट्रैक्शन की बात की जाए तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए 2 वैल्यू कंपलसरी है। यदि आपके पास 2 वैल्यू नहीं है तो आप उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। वैसे ही हमें यहाँ पर यदि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो हमारे पास कम से कम 2 मैट्रिक्स अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए मैट्रिक्स में कौन सी कंडीशन पहले पता होना चाहिए, तब जाके उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा। तो आपको यहाँ पर वो कंडीशन बताई गई है। कंडीशन है इफ 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। पहले तो उसने बोला है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होना चाहिए, देन देयर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। यदि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज देयर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अदरवाइज उन दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होगा कैसे, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स है ए, उसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, देन बी है इक्वल टू यहाँ पर 1 3 4 6। अब हमें निकालना है a प्लस बी, ठीक है। तो हम क्या करें, दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे राइट कर दें। a की पोजीशन पर a आ जाएगा 2 3 4 5, देन प्लस 5 प्लस b की पोजीशन पर b आ जाएगा 1 3 4 6, ठीक है। अब प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए मैंने आप लोगों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बताया, तो यहाँ पर उस कंसेप्ट का ही यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि इस रो को उठाकर मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख दूँ तो ये जो रो है इनके जिस एलिमेंट्स को कवर कर रहा है वही उसके क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इट मीन्स इस 2 का एडिशन किसके साथ में होगा, 1 के साथ। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा बेटा a प्लस बी इक्वल टू मिल जाएगा 2 + 1 3 3 + 3 6 4 + 4 8 एंड 5 + 6 11, ठीक है। तो इस टाइप से आपको नॉर्मली क्या करना है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया है आपको इफ़ a इक्वल टू, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 and -3, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया है और आपको फाइंड क्या करना है, 2a and -3a, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर भी 3 है, सॉरी -3 वो भी स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें क्या करना है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो जो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे होगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दें 2a, ठीक है। आप 2 स्केलर है यहाँ पे लिखा मैंने। अब मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 3, देन 3 5 -7। डायरेक्ट क्या करें हम, 2 का सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 -4 6 10 एंड -14, ठीक है। यही आपको फाइंड करना था। 2a इक्वल टू जो आपके पास मैट्रिक्स आया है यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। अगला क्या है, आपको -3a फाइंड करना है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे बेटा, यहाँ पर मैं लिख दूँ -3, इधर -3, देन यहाँ पर वापस से a मैट्रिक्स 1 -2 3 3 5 -7, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, -3 का अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दूँ, जहाँ जहाँ जितने एलिमेंट है उनमें सब में -3 का मल्टीप्लाई
कर दूं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा मुझे -3, ये हो जाएगा +6, यहाँ पर हो जाएगा -9, यहाँ पर -9, यहाँ पर 15 माइनस का और यहाँ पर 21, ठीक है, प्लस का। तो हमें मिल चुका है 2a और -3a, और यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है इफ x + y = 5209 एंड x - y = 360 - 1 देन फाइंड x एंड y। यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में दिए हैं, मतलब दो मैट्रिक्स आपको एडिशन फॉर्म में और सब्सट्रैक्शन फॉर्म में दिए हैं, और आपको बोला गया है कि x एंड y की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जो हम इक्वेशन सॉल्व करने वाली मेथड अप्लाई करते हैं वही अप्लाई करना है। आपको जो पहले इक्वेशन दिए वो पहले राइट कर लें। यहाँ पर हमें जो दो इक्वेशन दिए वो मैं राइट कर रहा हूँ, x + y = यहाँ पर दिया मुझे 5209, ठीक है, और सेकंड इसको मैं एक इक्वेशन दे दूँ फर्स्ट। सेकंड दिया है x - y = 360 - 1, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दूं। अब क्या करूं मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर लूं, तो दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दिया। अब प्लस करेंगे तो प्लस करने के लिए हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस कर दें, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड पर प्लस कर दें। तो यहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू राइट कर रहा हूँ मैं, x + y फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, देन x - y सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर है फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स प्लस सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2x, ठीक है, इक्वल टू। अब इधर क्या करना है, तो इस साइड बेटा आपको दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो एडिशन क्या मिलेगा, एडिशन मिलेगा हमें 5 + 3 8, 6 + 2 8, 0 + 0, 9 - 1 8, ठीक है। अब क्या करें, हम 2 को इस साइड ट्रांसफ़र कर दें, तो हमें मिलेगा x = यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, देन इधर आ जाएगा आपका 8 8 0 8, ठीक है। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4 4 0 4, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था, x एंड y की वैल्यू फाइंड करना था, तो x की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस x की वैल्यू को क्या करूँ मैं, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की जगह पर आ जाएगा 4 4 0 4 प्लस y, ठीक है, इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया है वो आ जाएगा 5 2 0 एंड 9, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, इस मैट्रिक्स को उस साइड ट्रांसफ़र कर दें, तो y = हो जाएगा 5 2 0 9 देन माइनस 4 4 0 4, ठीक है। अब क्या करें, हम जो माइनस वाली प्रोसेस होती है उसके हिसाब से माइनस कर लें, तो y = यहाँ पे हो जाएगा 5 - 4 1 2 - 4 -2 0 - 0 0 9 - 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, y की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। और हमें क्या करना था, x और y की वैल्यू फाइंड करना थी, जो हमने निकाल दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी है, सॉरी y की वैल्यू दी है, इस क्वेश्चन में y की वैल्यू हमें दी है और एक इक्वेशन दी है 2x + y देन फाइंड x, और बोला गया है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जो इक्वेशन दी है मैं वो राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, 2x + y इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 1 0 -3 2, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, जो गिवन वैल्यू है y की उसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या होगा 2x प्लस y की वैल्यू है 3214 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 32, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा उस साइड, तो 2x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 32 देन माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3214, ठीक है। अब क्या करें, हम माइनस कर ले, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 2x इक्वल टू 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, ठीक है। 0 माइनस 2 तो 0 माइनस 2 -2, -3 -1 -4 हो जाएगा, और 2 माइनस 4 तो -2, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिला, -2 एंड -4 -2, ठीक है। अब बेटा हम क्या करें, 2 को उस साइड ट्रांसफ़र कर दें, तो 2 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा आपको 1/2 देन -2 -4 -2, ठीक है। अब 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x इक्वल टू -1 -2 -1, ठीक है। और यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, वही चीज़ हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, आगे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है इफ़, एक इक्वेशन दी है यहाँ पर, ठीक है। एक इक्वेशन दी है, इफ़ 2 देन मैट्रिक्स दिया है x z y t प्लस 3 1 -1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड t। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी है और x y z एंड t की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लें। पहले तो जो दिया है मैं वो राइट कर रहा हूँ, 2x z y t, ठीक है, प्लस 3 1 -1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6, ये हमें दिया था, मैंने उसको फिर से राइट किया है। अब क्या करो, सबसे पहले तो मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो 2 का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x 2z 2y और 2t, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 3 का इसके अंदर हो जाएगा 3 -3 0 6, ठीक है। देन 3 का इस मैट्रिक्स के अंदर हो जाएगा 9 15 12 और 18, ठीक है। अब क्या करें, हम यहाँ पर एडिशन वाली कंडीशन लगा दें, तो 8 करेंगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस 3 2z -3 2y प्लस 0 एंड 2t प्लस 6, ठीक है। इधर बचेगा आपका 9 15 12 18, ठीक है। अब बेटा यदि हम दोनों साइड देखें तो दोनों साइड सिंगल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। दोनों साइड एक एक मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल टू है, और इक्वल टू मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज़ करके उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या बता सकते हैं, इक्वल टू। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अब क्या होगा, इस साइड के जो एलिमेंट है वो इस साइड के उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में इक्वल टू हो जाएंगे। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इसको यदि मैं सॉल्व करूँ यहीं पर तो आपको मिलेगा 2x, ठीक है, 2x इक्वल टू, ठीक है, 2x इक्वल टू 9 -3, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर
2x इक्वल टू 9 माइनस 3 6, तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 6/2, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उनको भी इक्वल टू बताएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा 2z या फिर 2y ले लीजिए, 2y इक्वल टू 2y प्लस 0 तो 2y ही बचेगा इक्वल टू 12। तो यहाँ से 12 तो y इक्वल टू मिल जाएगा आपको 12/2, तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 6। ठीक है, हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे हम, अब हमें z की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँ, अब जो उसका अगला एलिमेंट है उसको कंपेयर कर लूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 2z माइनस 3 इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2z इक्वल टू 15 प्लस 3, तो 2z इक्वल टू हो जाएगा 18। ठीक है, तो 2z मतलब z इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 18/2, तो z की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर z की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमें लास्ट वैल्यू निकालनी है t की। तो t की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँ, अगले एलिमेंट्स को कंपेयर कर लूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2t प्लस 6 इक्वल टू 12। ठीक है, तो 2t इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 6, तो 2t इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 2t इक्वल टू होगा 2t प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 18। ठीक है, क्योंकि बेटा लास्ट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब यहाँ पर क्या होगा 2t इक्वल टू 18 माइनस 6, तो 2t इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, 12 अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू हो जाएगा ये 12/2। ठीक है, 2 से 12 6 टाइम कैंसल, तो t इक्वल टू मिला हमें 6। ठीक है, हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू क्या मिली बेटा, x की वैल्यू हमें मिली है 3, y की वैल्यू मिली है 6, z की वैल्यू मिली 9 एंड t की वैल्यू मिली 6। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको यही वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।